हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज आपके सामने आईसीटी का चैप्टर नंबर 11 जो कि माइक्रोसॉफ्ट पर बेस है, जिसका पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और काफ़ी अच्छा ये आपके करियर में काम आने वाला भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 11, जिसका पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि डॉक्यूमेंट सेव करना। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट तब तक अस्थायी होता है जब तक कि आप उसे एक विशेष नाम देकर कोई भी सही लोकेशन पर आप उसे सेव नहीं कर देते। तो आप वर्ड 2010 द्वारा एक डॉक्यूमेंट को वर्ड 19/7/2003 फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जिससे वह वर्ड के पूर्व वर्जनों के अनुकूल हो जाता है। इसका मतलब ये दे रखा है कि अगर आप 2010 पर काम कर रहे हैं तो आप 2010 में रहकर भी आप उसको 97 और 2003 फॉर्मेट के अंदर भी सेव कर देते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन होता है, जब भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, अब अगर यहाँ से हम कुछ भी फाइल को हम सेव करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेव के लिए ऑप्शन किया, अब वर्ड पे डॉक्यूमेंट पे गए तो यहाँ पर देखिए वर्जन दे रखे हैं आपको। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि वर्ड 97/2003, इस तरीके से आपको वर्जन दे देते हैं। यहाँ से आपको चूज़ करना होता है। सिंपल आप यहाँ पर अपने फाइल का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वर्जन को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है कि पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें पार्ट 1 था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि आपको कैसे फाइल को सेव करना है और कैसे पीडीएफ बनाना है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले इसका पार्ट 1 को समझना होगा, उसके बाद ही आप पार्ट 2 पर आए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप पहली बार अगर डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप क्विक एक्सेस टूल बार पर जाकर भी कर सकते हैं, और आपके बाएं नेविगेशन भाग में फाइल के जिस स्थान पर सेव करना है उसे डिफ़ॉल्ट स्थान पर ही सेव कर दें, और फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप थे जिससे द्वारा हम सेव कर सकते हैं, जिसका प्रैक्टिकल हमने पार्ट 1 के अंदर आपको बता दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ पर कुछ सेव करने के आपको तरीके दे रखे हैं। फिर उसके बाद में सेव एज का यूज़ भी हमने आपको बता दिया था। तो सेव एज का उपयोग करना, तो यहाँ पर दे रखा है सेव एज एक तरीके से कमांड है का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फॉर्मेट से सेव करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट हम आपको एक बार और प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। सपोज इट, हमने कोई भी फाइल यहाँ पर हमने, जैसे कि अभी हमने MS वर्ड की हम जो भी फाइल पे काम कर रहे हैं, ये वाली फाइल है, इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं। सेव पे हम सिंपल क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में हमने इस फाइल को सेव किया, जैसे हमने D ड्राइव में। अब जैसे हमने कोई सा भी हम जो भी फोल्डर हम चाहते हैं, जैसे हमने CC 2020 के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है, उसके अंदर हमने इस फाइल को सेव किया, जो कि हेलो नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी हम देखिए इसको हमने हेलो नाम से सेव कर दिया। इसके बाद में अगर हम फाइल पे जाते हैं, अब जो आपको सीखने की जो चीज़ है वो सेव एज है, तो हमने सेव एज पे क्लिक किया। अभी हमने जो फोल्डर में गए थे, हम CC के नाम से गए थे, अगर अभी हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव नहीं हुआ है। अभी जो सेव था वो उसी नाम से सेव हो रखा है यहाँ पर। तो अभी हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार से ही सेव है। बट अभी हम क्या करते हैं, अगर हम अलग नाम से इसको सेव करेंगे, यहाँ पर जैसे हेलो करके मैंने यहाँ पर अगर बाय नाम से सेव कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बाय नाम से भी वो सेव हो चुका है। तो हम जाके देखते हैं, सेव एस पे क्लिक करते हैं, CC में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर बाय नाम से भी सेव है और हेलो नाम से भी सेव है। बट हमारे को यहाँ पर ये चाहिए कि हमें हेलो नाम से एक और फाइल चाहिए, तो उसके लिए हमें उसका टाइप चेंज करना पड़ता है। अब टाइप क्या होता है, भले वो आप PDF ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई सा भी वेब पेज ले सकते हैं। तो अभी हमने इसका फाइल टाइप चेंज कर देते हैं, तो अभी हम इसको ले लेते हैं PDF। जैसे हमने PDF पे क्लिक किया, सेव कर देते हैं, तो देखिए ये सेव हो चुका है और ये PDF फाइल ओपन हो चुकी है। बट अभी हम जो सीखने वाले हैं, सेव एज पे जाते हैं, CC में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको अभी शो नहीं हो रहा, बट अभी हम जैसे PDF फाइल को चूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर हेलो नाम से भी फाइल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल को हम सेव कर रहे हैं उस, देखिए यहाँ पर हम वापस पढ़ के आपको बता देते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फाइल फॉर्मेट से भी सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद में दे रखा है कि फाइल टैब पर क्लिक करें व उसे सेव एज पे जाएं। ये भी हमने आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया। कुछ स्टेप थे इसके, जो कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम जाते हैं
यहाँ पर ये क्लोज़ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम क्लोज़ का ऑप्शन पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, जब डॉक्यूमेंट में आपका कार्य समाप्त हो जाए तो आपको फाइल को बंद कर देने चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट में कोई भी बिना सेव किया हुआ कार्य होगा तो फाइल बंद होने से पहले आपको सेव करने के लिए पूछेगा, जो कि डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए पूछता है, जो कि हम फाइल टैब पर जाकर क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत बेसिक थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना। तो डॉक्यूमेंट खोलना मतलब कंट्रोल, हमारे को इसका शॉर्टकट याद करना होगा कि क्या शॉर्टकट होता है। जब आप एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये एक फ़ाइल के रूप में सेव होता है। अब आप जब इसे खोलना चाहते हैं तो उसको कैसे खोलेंगे, तो फाइल टैब पर जाकर हम ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम फाइल टैब, यहाँ पर हमने फाइल टैब पे क्लिक किया, यहाँ पर ये ऑप्शन वाला दिख रहा है आपको ओपन वाला, तो हम ओपन वाले टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे सामने आता है नेक्स्ट कि जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसको चूज़ कर कर आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फाइल को ओपन वगैरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टाइप करना। अब टाइप करने से मतलब क्या है, यहाँ पर दे रखा है आपको कि अधिकांश डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ टेक्स्ट को जोड़ना, वह उसे हटा भी सकते हैं, वह उसे मूव भी करा सकते हैं। तो इस एक्शन में हम बेसिक कार्य जैसे कि कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, रीडू, अंडू, टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कमांड इत्यादि के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करें। तो यहाँ दे रखा है कि टेक्स्ट पर कुछ निश्चित कार्य पूरा करने से के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो ऑब्वियसली जब भी हमें अगर कोई भी, जैसे हमारे सामने यहाँ पर आपको पैराग्राफ एक दे रखा है, अगर हमें इससे कुछ भी इसमें एडिट करना है तो सबसे पहले हम इससे सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए जहाँ पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपको जो माउस का बटन है लेफ़्ट वाला उसको प्रेस करके रखना है और इस तरीके से अपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो वो कैसे डबल क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको प्रोफेशनली यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कर्सर वहाँ लेके जाना है, वहाँ पर जाकर आपको माउस से 2 क्लिक करने हैं। तो देखिए हमने जैसे क्लिक किया तो वो चीज़ वहाँ पर सेलेक्ट हो गई। तो पहला ये दे रखा है। फिर दे रखा है कि एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को दबाए रखें और सेंटेंस पर कहीं पर भी क्लिक करें। सपोज इट यहाँ पर हमने कंट्रोल का बटन दबा रखा है और हमने देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो वो लाइन वहाँ तक सेलेक्ट हो चुकी है। अब जैसे अगर हमारा कर्सर, अब जैसे हमने यहाँ पर कंट्रोल वाला बटन दबा रखा और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, तो वो चीज़ वहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट, ये हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट दे रखा है कि एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए लाइन के बाएं और के सिलेक्शन एरिया पर क्लिक करें। सपोज इट आपको वीडियो प्रोवाइड्स ये पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है, तो आपको देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कर्सर आ रहा है आपको इसको पे यहाँ पर क्लिक करना है खाली। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन, वन लाइन जहाँ पर कर्सर था वो सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में ये वाला चेंज हो गया है। इसके बाद में आता है कि एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ के सिलेक्शन एरिया में कहीं पर भी 3 बार क्लिक करें या फिर पैराग्राफ के बाएं और सिलेक्शन एरिया पर डबल क्लिक करें। तो सपोज इट अभी हमें ये वाला पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बाएं और डबल क्लिक करते हैं। तो हमने डबल जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो गया है। हम वापस यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, डबल क्लिक जैसे ही हमने किया तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। अब हमने 3 बार भी क्लिक किया तो भी पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर दे रखा है बहुत ईजी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन दबाते हैं। तो देखिए अभी जैसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, अगर इसको हमें सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ में हमने बटन जैसे ही दबाया तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एडजेसेंट शब्दों, लाइनों और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाएं और टेक्स्ट के प्रारंभ पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर शिफ्ट की को दबाकर रखने से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे शिफ्ट बटन दबा रखा है और हम इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टेक्निक्स है जिनको हमने आपके सामने डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको दे रखा है कि टेक्स्ट को डिलीट करना। अब डिलीट करने से संबंधित 2 की आपको ध्यान में रखनी होती है, एक तो बैक स्पेस और एक होता है हमारा डिलीट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक स्पेस की बात करते हैं। सपोज इट आपका कर्सर यहाँ पर है, कहाँ पर, फिट्स के यहाँ पर। अब जैसे ही हमने बैक स्पेस दबाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस्ट हट रहा है, यानी हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता जा रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायां भाग। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायां भाग। अब सपोज इट अगर हमारा कर्सर फिट्स पे ही है और हम डिलीट वाला बटन दबाते हैं, तो हमने देखिए जैसे डिलीट वाला बटन दबाया तो हमारा क्या हुआ, जो भी वर्ड हमारे दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड पे जो भी लिखे हुए थे वो सब कुछ मिटते गए। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि बैक स्पेस का उपयोग कर
एक बार में एक कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, और बैक स्पेस की बाईं तरफ से अक्षरों को हटाता है और डिलीट दाईं तरफ से अक्षरों को हटाता है, जो कि हमने आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। अब इसके बाद में देखा है कि टेक्स्ट को कॉपी कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे सपोज इट आपको यहाँ पर ये जैसे पूरा का पूरा एक टेक्स्ट, पूरा का पूरा पैराग्राफ है, अगर आपको इसको नीचे की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले आप इसको कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉपी पे जैसे हमने क्लिक किया, कर्सर यहाँ पर गया, हमारा ब्लिंक कर रहा है और हमें सीधा पेस्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो जैसे का जैसे यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से कॉपी कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट कॉपी करने के लिए क्या क्या होता है कि टेक्स्ट को जिसे कॉपी करना चाहते हैं सबसे पहले उसको चूज़ करें। यानी जैसे कि सपोज इट अगर हमारे को इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमने देखिए इस लाइन को पूरा को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दे रखा है कि होम टैब पर जाकर क्लिप बोर्ड में कॉपी बटन पर क्लिक करें और कंट्रोल सी दबाएं। अब देखिए दोनों तरीके हैं कि आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया, क्लिप बोर्ड हमारा ये वाला ग्रुप होता है, इस पर जाकर हमें कॉपी पे क्लिक करना है। सपोज इट हमने कॉपी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। सपोज इट आपको यहाँ पर पेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना होगा। देन उसके बाद में आपको कौन सा की Ctrl+V जो कि पेस्ट का शॉर्टकट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पेस्ट पे जैसे हमने क्लिक किया तो वो चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो ये थे Ctrl+X और Ctrl+C। इसके बाद में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें मूव टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो बहुत ईजी है मूव भी। इसके लिए जैसे सपोज इट हमारे को ये वाली लाइन है, इसको मूव कराना है तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, वही टेक्निक है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+X। तो हमने कट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जैसे ही हमारे को यहाँ पर उस लाइन को रखना है तो हम नीचे वाले कर्सर को यहाँ पर ले आते हैं और सीधा पेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए वो चीज़ वहाँ से हट चुकी है और यहाँ पर आ गई है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मूव टेक्निक, जहाँ पर हम कट का यूज़ करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में दे रखा है कि बदलाव अंडू व रीडू करना। इसका मतलब ये दे रखा है कि अगर आपने यहाँ पर गलती से कुछ भी कॉपी और पेस्ट कर दिया है, आप चेंजेस नहीं चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो आइकन देख रहे हैं आप, वो रिपीट का है और ये वाला हमारा अंडू का है, ठीक है। अंडू और रीडू। अभी हम अंडू पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो लाइन वहाँ से हटी, जहाँ से अभी हम लेकर आए थे लाइन, वो वहाँ पर चली गई है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, दोबारा वो लाइन वहीं जाए, तो हम रीडू करेंगे, यानी शॉर्टकट होगा Ctrl+Y, जो कि आपको याद रखना है। देखिए हमने यहाँ पर वापस रीडू करते हैं तो देखिए वो चीज़ वहाँ पर वापस आ चुकी है। तो ये था कि बदलाव में अंडू व रीडू करना। इसके बाद में हम नीचे करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर व अन्य ऑप्शन का परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में की गई थी, यानी 2007 में रिबन आ चुके थे। अब रिबन टैब में टैबों के समूह में होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है। ये सभी टैब आपको याद कर लेनी है कि कौन कौन सी टैब हमें देखने को मिलेगी। रेफरेंस होता है, ऐसे व्यू टैब भी होती है आपके, और रिव्यू होता है, और मेलिंग टैब होते हैं। इन सभी से मिलकर हमारी एक रिबन बनती है। तो ये सभी टैब हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले अभी हम जो बात करने वाले हैं वो होम टैब की बात करेंगे। तो यहाँ पर होम टैब के बारे में बता रखा है कि होम टैब में कई प्रकार के क्लिपबोर्ड होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये ग्रुप होता है। ऐसे फ़ॉन्ट हमारा ग्रुप होता है, ऐसे पैराग्राफ ग्रुप होता है, स्टाइल और एडिटिंग, ये सभी ग्रुप होते हैं जो कि हमारे होम टैब के अंदर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पर बताया है कट कॉपी पेस्ट, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। तो इस टॉपिक को मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको एक बार डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फ़ॉन्ट ग्रुप में। अब ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम बात करते हैं, जिसको मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं। सपोज इट आपके सामने ये पैराग्राफ है, इसका फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से कोई सा भी जो आप चाहें वो वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ से रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम रख रहे हैं अभी वो टाइम्स न्यू रोमन रख रहे हैं। और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का साइज जो कि छोटा बड़ा करके रख सकते हैं, जो कि 8 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 72 होता है। हालांकि इससे भी बड़ा हम कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दिया हुआ है मिनिमम 8 है और मैक्सिमम आपको 72। बट अभी हम इसका साइज 12 रख रहे हैं। इसके बाद में ये था हमारा टर्म न्यू रोमन का एक फ़ॉन्ट है। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। सपोज इट अभी हमने हमारा जो वर्ड था उसे स्टार्ट किया था
जब आप देख लीजिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट रहता है वो कैलिबरी रहता है इसके अंदर, यानी जब भी हम एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है वो कैलिबरी रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 11 होता है। ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट अभी आपको इनको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने आता है चेंज केस। चेंज केस में सेंटेंस केस आता है, और फिर हम करते हैं लोअर केस, तो सभी लोअर में हो जाते हैं। अपर केस सभी अपर में। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड यानी सबका पहला वर्ड कैपिटल। ऐसे टोगल केस सबका पहला वर्ड स्मॉल बाकी पूरा का पूरा कैपिटल। तो अभी हम इसको सेंटेंस केस में कर रहे हैं। इसके बाद में सभी को मालूम होता है बोल्ड मतलब गहरा होता है, जिसका शॉर्टकट आपको याद करना है कंट्रोल प्लस बी होता है। ऐसे इटैलिक मतलब तिरछा होता है, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है। ऐसे यू का मतलब अंडरलाइन आ जाता है। और यहाँ पर फिर आता है इसके बाद में स्ट्राइक थ्रू, जो कि सपोज इट अगर आपके पैराग्राफ में अगर ये लाइन मिस्टेक हो गई है, यानी ये इस लाइन को हटाना है तो हम इसे हटाते नहीं हैं, इसे हम स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ हमने पैराग्राफ में लिखी है ये गलत है। इसके बाद में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो इसका यूज़ हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज इट आपने यहाँ पर x2 लिखा है, अब 2 को लिखने के लिए आपने 2 को सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही हमने इसको क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और अगर ये पावर में चला जाता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो दो तरह के होते हैं, सबस्क्रिप्ट जो कि नीचे की तरफ होता है, और पावर में जो आ जाता है हमारे, जिसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। इसके बाद में अब हम बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक में अभी फ़ॉन्ट स्टाइल हमने पढ़ी थी कैलिबरी। फ़ॉन्ट का साइज़ हमने 11 पढ़ा था, और यहाँ पर फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करने का तरीका, ऐसे फ़ॉन्ट का केस चेंज करने का। अब हमारे सामने जैसे हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़ लिया था, स्ट्राइक थ्रू पढ़ लिया था, और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी हमने पढ़ लिए थे। अब दो चीज़ बचती है हमारे, शेडो और चाइनीज शेडो और फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का मैं यूज़ भी आपको बता देता हूँ। सपोज इट आपने यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट के अंदर कुछ एडिटिंग की है, तो आप अगर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ नॉर्मल में आ जाएगी। तो ये था हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। ऐसे अगर आपको यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके पास वाला हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, इसके बाद में ये हमारा टेक्स्ट कलर होता है। तो दोनों के अंदर अंतर है, ये हाईलाइट कलर होता है और ये हमारा टेक्स्ट कलर। चलिए आगे देखते हैं बुक में हमारे और क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो अभी हमने इन दोनों के बारे में आपको बता दिया, हाईलाइट कलर होते हैं और ये टेक्स्ट कलर होते हैं। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का मतलब उसमें अनेक सारे फीचर्स होते हैं। लाइव प्रीव्यू फीचर से आप विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि मिनी टूल बार अभी हमने इसके बारे में आपको पूरा का पूरा बता दिया कि मिनी टूल बार क्या होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब यहाँ पर कैरेक्टर अक्षरों के जो भी हमने अभी आपको प्रैक्टिकल बताया है उसको थ्योरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको टॉपिक को थोड़ा सा स्किप करता हुआ जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि नए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होती है। ये अभी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको ये भी बता दिया था, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, चेंज केस होता है, ये भी हम इसके बारे में बता चुके हैं आपको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की सभी प्रकार से फॉर्मेट और स्टाइल हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि अभी हमने आपको करके दिखाया था। इसके बाद में आपके सामने नया जो पॉइंट है वो है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर यूज़ कैसे आता है। सपोज इट आपके सामने यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट में आपने इसका कलर वो कर दिया है, और मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। सपोज इट ये वाली जो फ़ॉन्ट की स्टाइल है वो मुझे एलिमेंट पे लगानी है, तो मैं पहले पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो कर्सर है उसमें एक पेंट ब्रश की तरह आइकन आ गया। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारे फॉर्मेट पेंटर की। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए इस वाली फ़ॉन्ट की स्टाइल, मतलब इस वाले जो भी हमारे टेक्स्ट की स्टाइल इस एलिमेंट वाले में कॉपी हो गई है। तो बस यही यूज़ होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज़, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है कॉपी करने का, और कंट्रोल वी अप्लाई करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी आपकी पेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
इसके बाद में आपके सामने आता है इंसर्ट मेन्यू, एम टेबल, एम वर्ड आर्ट। अब यहाँ पर इंसर्ट टैब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इंसर्ट टैब पर जाते हैं। तो इंसर्ट टैब पर आपको इन्होंने सबसे पहले पिक्चर के बारे में बताया कि अगर हमारे को डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर चाहिए तो हम सिंपल पिक्चर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में सेव होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो हमें ये वाली पिक्चर चाहिए तो हमें सपोजिट तो ये वाली पिक्चर हमारे आ गई है। ऐसे हम क्लिप आर्ट अगर चाहते हैं तो क्लिप आर्ट ला सकते हैं, शेप ला सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ला सकते हैं, चार्ट वन और स्क्रीनशॉट भी हम हमारे 2010 वाले वर्जन में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट पर डिलीट करना, तो मैं आपको एक बार टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इसके अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आवे। तो सबसे पहले हमारे जो कर्सर है जहाँ पर भी हमें टेबल चाहिए तो हमें वहाँ पर क्लिक करके बताना होगा कि हमें टेबल कहाँ चाहिए। तो सपोजिट हमें टेबल यहाँ पर चाहिए तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। वहाँ से अगर हम सेलेक्ट करके ऐसे मूव करेंगे तो देखिए टेबल ड्रॉ हो रही है। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि भाई कॉलम हमें 2 चाहिए और रो चाहिए 5 और हम एंटर मारते हैं। जैसे हमने एंटर मारा तो हमारी यहाँ पर क्या हुआ, जो भी टेबल है वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद में इंसर्ट टैब को चुने, टेबल विकल्प को चुने, मेन्यू में स्क्रॉल कर चयनित आकार टेबल का बनाएं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि टेबल दिखाई देगी तो टेबल के हर बॉक्स को हम सेल कहते हैं। जैसे सपोजिट ये वाला जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसे हम सेल बोलते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं। इसके बाद में किसी भी सेल को एडिट करने के लिए उसको क्लिक कर चयन कर सकते हैं, चाहे गई सूचना में उसे भी भर भी सकते हैं। तो अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। अब यहाँ पर जो टेबल ये बता रहे हैं वो 4x3 की इन्होंने ली है टेबल। इसके बाद में अभी ये वाली इमेज थी जो कि हमने आपको अभी ओपन करके दिखाया है। इसके बाद में आप जितना चाहें वहाँ पर कॉलम और राइट, जैसे सपोजिट अगर हमारे को यहाँ पर और भी चाहिए कॉलम तो हम इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट पे जाने के बाद में लेफ़्ट में चाहिए राइट में, तो अभी हमने राइट में किया। तो देखिए यहाँ पर एक और कॉलम आपके सामने आ गया है। इसके बाद में हम नीचे करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि रो एवं कॉलम के आकार में परिवर्तन के लिए माउस को कॉलम के किनारे पर लेकर जाएं, जिससे कर्सर का आकार में 2 डबल साइडेड एरो के समान में बढ़ जाता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर लेकर गए तो देखिए डबल साइडेड एरो में हो गया है। तो इसके ज़रिए हम हमारी टेबल का साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी भी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए तथा मूव करने के लिए टेबल के ऊपर कहीं पर भी माउस को घुमाएं व टेबल के दाईं छोर पर एक छोटे वर्ग के निशान पर जाकर भी हम उसे इधर से उधर, देखिए यहाँ पर यहाँ ले गए और यहाँ पर मैं ले जाके यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको दे रखा है कि टेबल के बॉर्डर में परिवर्तन के लिए टेबल में किसी भी स्थान पर क्लिक करें, यानी टेबल की प्रॉपर्टी पर हम क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट करने का तरीका, कीबोर्ड पर बैक स्पेस पर क्लिक करें और इस उपाय के द्वारा आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें जैसे बैक स्पेस दबाया तो हमारी टेबल जो है वो गायब हो जाती है। तो इस तरीके से हम हमारी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ये था हमारा टेबल का तरीका। अब इस हमारे सामने आता है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जो कि वर्ड में अनेक प्रकार के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होते हैं जिनका उपयोग से हम अपने विचार एवं योजनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन कैसे आर्ट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट पे जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर कुछ चार्ट खुल गए हैं। तो सपोज इट हमारे को हिरार्की चार्ट चाहिए, ये वाला, हमने इस पर क्लिक किया, ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पर चार्ट बन के आ गया। आप जैसे चाहे वहाँ पर यहाँ पर वैल्यू वगैरह आप दे सकते हैं और यहाँ पर अपना जो भी स्मार्ट आर्ट है वो बना सकते हैं। बहुत ईजी है। इसके बाद में आपके सामने ये स्मार्ट आर्ट दे रखे हैं और हमें यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के नाम भी एक बार देख लेने हैं कि स्मार्ट आर्ट होते कौन कौन से हैं। तो लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, office.com, सभी office.com का मतलब यहाँ पर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इमेज में भी दे रखा है। तो ये सभी हमारे स्मार्ट आर्ट होते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में जो नया टॉपिक आता है वो आता है हेडर एंड फूटर। इसकी डेफिनेशन खाली आपको ध्यान रखनी है कि हेडर का और फूटर का उपयोग उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट करने के लिए होता है जिस डॉक्यूमेंट में हर पृष्ठ पर दोहराया जाना होता है। अब दोहराया क्या जाता है, आपको पता है कि हर पेज पर पेज नंबर लिखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर भी लिखा जाए तो उस चैप्टर भी लिखा जाता है। तो हेडर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं हम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको सबसे पहले हेडर टैब पे जाना है। ये रहा हेडर जो कि इंसर्ट टैब में है। आप यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। सपोज हमने पहला वाला चूज़ किया तो आपको यहाँ पर देखिए टाइप हियर, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर RECIT। अब जैसे जैसे मैंने RECIT लिखा तो अब देखूँगा मैं हर पेज पे
देखिए यहाँ पर ऊपर भी RECIT आ गया, नीचे भी RECIT आ गया। अगर हम कोई सा भी नया पेज भी लेंगे यहाँ पर, उसमें भी RECIT आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी RECIT आ गया। तो हेडर क्या करता है, हर पेज पे रिपीट होता है, और फुटर बिल्कुल बॉटम की तरफ जाता है, जो कि नीचे की तरफ होता है, जहाँ से हम कोई सी भी चीज़ को मतलब पेज नंबर वगैरह को भी ऐड करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर। फुटर भी बहुत ईजी होता है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फुटर बिल्कुल बॉटम में आ चुका है पेज पे। इसके बाद में जो नया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक मैं आपको ईजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, फिर आपका ये जो था, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है बुकमार्क। तो अभी हम बुकमार्क के बारे में बात करते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे भविष्य में इसे पहचाना जा सके। सपोज इट, आपके सामने अगर आपके पास में जैसे आप कोई भी ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी में अगर आप कोई भी बुक वगैरह पढ़ रहे हैं और आपके वहाँ पर नंबर ऑफ़ पेज बहुत ज़्यादा है, सपोज इट आपने आज यहाँ पर अपनी स्टडी को ख़त्म किया इस पेज नंबर पे, और आप चाहते हैं कि मेरा कल से यहाँ से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आप देख लें पेज नंबर 6 ऑफ 6 है। अब सपोज इट आपने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर नंबर 10, ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले इससे सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको बुकमार्क पे क्लिक करना होगा और इसका बुकमार्क का नाम देना है। तो मैंने कर दिया CH10, ठीक है, और मैंने इसको ऐड कर दिया। सपोज इट अब मैं अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, और मैं ओपन करने के बाद में अब जहाँ से मैंने कल ऑफ़ किया था वहीं से मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मैं बुकमार्क पे जाऊँगा। तो बुकमार्क पे जाने के बाद में आपको यहाँ से अपना जो भी बुकमार्क आपने जिस नाम से सेव किया है आपको वहाँ पर क्लिक करना है और गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ पर स्टार्ट करना है, आपको कल जहाँ पर आपने ख़त्म किया था वो वहाँ पर कर्सर आपका आ जाएगा। तो सिंपल बुकमार्क का काम हमारे सामने यही होता है कि भविष्य में इसे पहचाना जा सके अथवा संदर्भित किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि किसी डॉक्यूमेंट में आप बुकमार्क को ऐड करते हैं तो उसे उपयोग में भी ला सकते हैं, जिससे आप भविष्य में बदलना चाहते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल की मैम अगर आपको पढ़ाती है तो वहाँ पर आपके अटेंडेंस रजिस्टर में वो बुकमार्क, या फिर बुक में अंदर जहाँ पर भी पढ़ाती है तो वहाँ पर बुकमार्क को लगा के रखती है। तो ये बुकमार्क का था जो कि हमने आपको भी बता दिया कि बुकमार्क को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने सब बताया, वो सभी चीज़ें इसमें आपको दे रखी है। बुकमार्क के बाद में आता है आपके सामने हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक भी बहुत ईजी तरीका है। हाइपरलिंक में क्या होता है, सपोज इट अगर हमने यहाँ पर लिख दिया RECIT एग्ज़ाम, यहाँ पर हमने लिख दिया RECIT एग्ज़ाम। सपोज इट अगर हमारे को इसे लिंक बनाना है तो इसे हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अगर हमें कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, जैसे सपोज इट हमें हेलो वाली फाइल को अटैच करना है, तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप गौर से देखिए कि हमने जो भी लिंक बनाया है वो ब्लू कलर का प्लस अंडरलाइन उस पर आ चुकी है। अगर हम कर्सर को लेके जाएंगे तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कंट्रोल के साथ में आपको क्लिक दबाना है। तो अभी हम कंट्रोल के साथ में जैसे ही क्लिक दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपके सामने एक अदर फाइल आपके सामने ओपन होके आ गई है, जो कि हाइपरलिंक का काम इसका होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि हाइपरलिंक यहाँ पर दर्शाई गई आपको क्या करता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसको अटैच करने में काम में आता है। तो ये पूरा का पूरा हाइपरलिंक का था। अब जैसे कि जब किसी भी डॉक्यूमेंट अथवा प्रोजेक्ट में हाइपरलिंक को जोड़ना होता है तो संपूर्ण URL डॉक्यूमेंट में काफ़ी नहीं होता है, तो उसके लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक किसी भी वेब पेज व बाहरी डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक को जोड़कर रख सकते हैं, जिससे आपके बाद में डॉक्यूमेंट में प्रयोग में भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि हाइपरलिंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो वेब पेज का पता के लिए और एक ईमेल एड्रेस या अन्य कई लिंक और दूसरा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हाइपरलिंक का टॉपिक, जो कि हमने आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ।